नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड से ही एक नए बिंदु पर अध्ययन करेंगे। बिंदु का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग पर चर्चा करें इससे पहले हमें उपसर्ग के शाब्दिक रूप पर ध्यान देना है। उपसर्ग क्या है तो देखिए, जैसा कि ये शब्द दिया है तो हम लिख सकते हैं कि शाब्दिक रूप से उपसर्ग दो शब्दों कौन से उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द में हमें दो शब्द मिल रहे हैं। पहला शब्द मिला है उप और दूसरा शब्द मिला है सर्ग। इन दोनों शब्दों के योग से ये शब्द बना है उपसर्ग। यहां पर देखिए, उपसर्ग को समझें उसके लिए हमें एक थोड़ी सी शब्द संयोजन की जो प्रक्रिया है उसको समझ लेना आवश्यक है। शब्द संयोजन की प्रक्रिया की यदि बात करें तो एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनके साथ ही हमें दो शब्द और भी मिलते हैं। एक होता है समास और एक होता है संधि। शब्द संयोजन में यदि हम बात करें तो क्या होते हैं, शब्द कितने होते हैं? 4। उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, एक होता है समास और दूसरा होता है संधि। उपसर्ग से नए शब्द बन सकते हैं, प्रत्यय लगा करके नए शब्द बन सकते हैं, समास से नए शब्द बन सकते हैं और संधि से भी नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। यहां पर देखिए, समास उपसर्ग में ज्यादातर दो शब्द, इसमें कौन से लिए हमने यहां ऊपर दिया उप और समास, उप और सर्ग, क्षमा करना, उप और सर्ग दो शब्द लिए। अब दो शब्दों को हमने यथा स्थिति जोड़ दिया, शब्द हमें प्राप्त हुआ उपसर्ग। बिना किसी परिवर्तन के, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, यथा स्थिति जैसे थे वैसे जोड़ दिया और शब्द प्राप्त हुआ उपसर्ग। ये स्थिति जो बिना विकार के उत्पन्न शब्द बनता है, बिना दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके बिना किसी विकार के नए शब्द को यदि हम प्राप्त करते हैं तो वो स्थिति तो हो जाती है समास। दो शब्दों को जैसे मान लीजिए हम जोड़ें, जैसे प्रति और उपकार, शब्द हमारे को क्या मिल रहा है? प्रत्युपकार। यहां पर क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। ये स्थिति होती है संधि की। तो हम इन चारों शब्दों से ही, चारों प्रकार के जो रूप दिए गए हैं, इनसे नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब हमें चर्चा करनी है उपसर्ग पर। तो उपसर्ग क्या है? देखिए, ये पता है कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है उप और दूसरा है सर्ग। दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका क्रमशः अर्थ होता है छोटा और सर्ग का मतलब होता है भाग। उपसर्ग में यदि हम लें तो उप स्वयं एक उपसर्ग है। उपसर्ग में यदि हम लें तो सर्ग शब्द में खुद ये उपसर्ग के रूप में लगा है। उपसर्ग की परिभाषा की यदि हम बात करें, परिभाषा क्या होगी इसकी परिभाषा? वे शब्द या शब्दांश
वे शब्द या शब्दांश जो शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम इसको समझना चाहें तो मान लीजिए शब्द दिया गया है हमें हार। शब्द क्या मिला है? हार, जिसका अर्थ होता है पराजय। हार शब्द दिया गया है, पराजय या एक आभूषण, ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। जब तक ये शब्द दिया गया है तब तक इसमें अभी कोई उपसर्ग नहीं लगा है। परिभाषा के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये पूर्ण शब्द भी हो सकते हैं या शब्दांश भी हो सकते हैं। शब्दांश मतलब होता है शब्द का कुछ हिस्सा, अर्थात शब्द से छोटा जो रूप होता है वो शब्दांश होता है, जिसमें एक वर्ण या दो वर्ण हो सकते हैं। जैसे अब हम इस शब्द के द्वारा इसको समझना चाहें तो मान लीजिए इसके पहले प्रय उपसर्ग लगा दें, हार शब्द से पहले प्रय लगा दें, तो शब्द हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्रहार। प्रहार शब्द जैसे ही इसमें प्रय उपसर्ग लगा इसका अर्थ बदल गया। अभी तक इसका अर्थ क्या था? आभूषण या एक पराजय। अब इसका अर्थ हो गया किसी पर आघात करना, चोट करना, अर्थ बदल गया। इस प्रकार शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्द का निर्माण, और नया शब्द भी हमें प्राप्त हो गया। जैसे मान लीजिए वी उपसर्ग लगा दें, हार शब्द से पूर्व यदि वी उपसर्ग लगा दें, शब्द हमें मिलता है विहार। हार शब्द का अर्थ अलग था, प्रय उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ अलग हुआ, और वी उपसर्ग लगाने से इसका शब्द बना विहार, जो कि इससे भी अलग अर्थ को व्यक्त कर रहा है। विहार का मतलब होता है घूमना फिरना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द से पूर्व लगते हैं और पूर्व लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो सभी क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। अब हम बात करें कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग हैं, उपसर्ग इसके भेदों की यदि हम बात करें तो हिंदी में जो उपसर्ग चलते हैं उसके भेदों में ले तो सबसे पहले इसका भेद आता है संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग। दूसरा इसका भेद आता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा इसका भेद आता है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। ये हमें पता है कि हिंदी का जो क्षेत्र है व्यापक है, शब्दकोश इसका विस्तृत है, व्यापक है। इसमें शब्द रूप में यदि हम पढ़ें तो हमने शब्दों के रूप में पढ़ा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसमें लगभग सभी प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया है। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि हिंदी में जो तत्सम रूप चलते हैं शब्दों के, जितने भी तत्सम शब्द हैं संस्कृत के उपसर्गों से ही बने हुए हैं। और तत्सम की परिभाषा भी यही है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में काम में लिए जाते हैं वे सभी तत्सम होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हो गए? जो तत्सम शब्दों में लगे हुए होते हैं, इनको हिंदी में यथावत काम में लिया जाता है।
हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जिनको हम क्रमवार तरीके से यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जो अन्य भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों को किस प्रकार से किन उपसर्गों का प्रयोग करके हम उनको हिंदी में काम में लेते हैं और किस अर्थ को वो व्यक्त करते हैं, ये सभी अध्ययन हम इस बिंदु के अंतर्गत करने वाले हैं। आशा है कि आपको जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जो बिंदु पढ़ाया जा रहा है, वो समझ में आएगा। अब हम चर्चा करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। सबसे पहले लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ये संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? देखिए, इस वर्ग में संस्कृत के केवल वे ही उपसर्ग सम्मिलित किए जा रहे हैं। इस वर्ग में मतलब हमारे इस पाठ्यक्रम में केवल वे उन्हीं उपसर्गों को सम्मिलित किया जा रहा है जिनका प्रयोग हिंदी में बहुत आम है। अक्सर इन शब्दों का, इन उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में देखने को मिलता है। इनकी संख्या कितनी है? 22 है। देखिए, ये उपसर्ग कौन से हैं? यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले अति उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अधिक या परे। पहला उपसर्ग कौन सा दिया गया है? अति, जिसका अर्थ होता है अधिक या परे। इससे बनने वाले शब्द कौन से होंगे? ये तो शब्दांश है, जैसे अतिवृष्टि। इसमें अगर इस शब्द को हम लेना चाहें तो वृष्टि इसमें मूल शब्द है, अति उपसर्ग है। शब्द का अर्थ बदल गया है, अति उपसर्ग लगते। अतिवृष्टि मतलब अधिक मात्रा में बरसात होना। अति अत्याचार शब्द को लें तो इसमें अति मूल शब्द है और आचार इसमें अति उपसर्ग है और आचार इसमें मूल शब्द है। यन संधि का प्रयोग इसमें हुआ है और ये शब्द क्या बना है? अत्याचार। हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग। अति सै, अति उपसर्ग और सै इसमें मूल शब्द। इसी प्रकार इसका दूसरा उपसर्ग आता है अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या अधिक। जैसे अध्यक्ष, इसमें अगर हम इस शब्द को लें तो इसमें अधि उपसर्ग है और अक्ष इसमें मूल शब्द है और शब्द बना है अध्यक्ष। जैसे अधिमास, अधि उपसर्ग और मास मूल शब्द। उसी प्रकार अधिनायक, अधि उपसर्ग और नायक इसमें मूल शब्द है। तीसरा इसका उपसर्ग आता है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या समान। सब में आपको उपसर्ग दिख रहा है। मूल शब्द की बात करें चर है, मूल शब्द का बात करें गामी है, मूल शब्द की शब्द में बात करें शासन इसमें मूल शब्द है। और ये अनु उपसर्ग पूर्व में लगकर इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। प्रश्न आपसे किस प्रकार का पूछा जाता है? आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, कोई भी एक उपसर्ग दे दिया जाए, दो उपसर्ग दे दिए जाएं और प्रश्न होगा कि निम्न उपसर्गों से 2 शब्द या 3 शब्द बनाइए। हो सकता है कि उपसर्ग की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो परिभाषा भी आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। हो सकता है उपसर्ग के भेद आपसे पूछ लिए जाएं तो उपसर्ग के भेद आप बता सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो यहाँ पे अब हम चौथा लेते हैं। देखिए, जैसे अप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत। इसमें अप उपसर्ग मान मूल शब्द, अप उपसर्ग यस इसमें मूल शब्द। अप इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द इसमें आएगा अंग और शब्द बना है अपंग। इसमें मूल शब्द अंग है, अप इसमें उपसर्ग है, तब जाकर के शब्द बना है अपंग। पांचवा उपसर्ग की बात करें अपि, जिसका मतलब होता है भी। देखिए, अपि उपसर्ग दे रखा है। अभिधान, इसमें धान मूल शब्द है और अपि उपसर्ग लगाने से इसका शब्द बना अभिधान, जिसका अर्थ होता है ढक्कन। दे रखा है यहाँ पे। दूसरा यदि शब्द लें अपिहित, अपि इसमें उपसर्ग है और हित इसमें मूल शब्द है और शब्द बना अपिहित, जिसका अर्थ हुआ ढका हुआ। इसी प्रकार हम छठे रूप को यदि लें अभी, अब उपसर्ग है ये अभी, जिसका अर्थ होता है सामने, पास या विशेष। शब्द इससे कौन से बनेंगे? अभिवादन, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अभी मूल शब्द, अभी उपसर्ग है और वादन मूल शब्द है। वादन यानी बजाना। अभिनय, अभी उपसर्ग और नए मूल शब्द। अभिराम, अभी उपसर्ग और राम मूल शब्द। इस प्रकार से हम इस उपसर्ग को समझ सकते हैं। फिर नंबर बात करें 7 की, आता है अव। अव का अर्थ होता है नीचा, बुरा या हीन।
तो देखिए इससे बनने वाले शब्द अवनति, अवगुण और अवतार। इसी प्रकार और भी शब्द बन सकते हैं। आ उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है तक, इधर और से। जैसे आ जन्म, तक के अर्थ में आ रहा है जन्म, इसमें मूल शब्द, और आ इसमें उपसर्ग। आ जन्म मतलब जन्म तक या जन्म पर्यंत। आमरण मतलब जन्म मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। आगमन, गमन का अर्थ जाना, लेकिन आगमन का मतलब होता है आना, पहुंचना। आगे उपसर्ग की बात करें, उद या उत उपसर्ग, दो रूप हैं इसके, उद या उत। संधि के दौरान हमने इसको पढ़ा भी, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे उन्नति शब्द है, अब इसको यदि लें उत्धन नति या उद्धन नति, शब्द बना, नति इसमें मूल शब्द, उत या उद इसमें उपसर्ग। उद्घाटन में उद उपसर्ग है और घाटन इसमें मूल शब्द है। उल्लेख की यदि हम बात करें तो उत इसमें उपसर्ग है और लेख इसमें मूल शब्द है, और शब्द बना उल्लेख। उत धन लेख बराबर क्या बना, उल्लेख। आगे उपसर्ग की बात करें, उप, जिसका अर्थ होता है पास, सहायक या छोटा। किन किन अर्थों में ये प्रयुक्त होता है? उप उपसर्ग पास के अर्थ में, सहायक के अर्थ में और छोटा के अर्थ में इसको अक्सर काम में लिया जाता है। जैसे सबसे पहले शब्द पे ही बात करें, उपसर्ग। उप का मतलब होता है पास, सहायक, छोटा। सर्ग का मतलब होता है भाग। तो यहां पर देखिए शब्द बना उपसर्ग। उपचार में उप उपसर्ग, चार मूल शब्द। उपमान में भी यही स्थिति है, और इनसे हम और शब्द बना सकते हैं। दुर उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। जैसे मान लीजिए दुर्लभ, लभ इसमें मूल शब्द है और दुर उपसर्ग है। दुराचार, दुर इसमें मूल उपसर्ग और आचार इसमें मूल शब्द, और दुराचार शब्द हमें प्राप्त हुआ। दुरासा शब्द दिया गया है, दुर इसमें उपसर्ग दिया गया है, शब्द बना है दुर्धन आशा, शब्द बना दुरासा। यहां पर भी कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम और शब्द बना सकते हैं, जैसे दुर्दशा, दुर्दशा, दुराचार, दुर्मुख, बहुत से शब्द इससे बन सकते हैं। आगे इसी क्रम में यदि लें, उपसर्ग आता है दुस, जिसका अर्थ भी होता है कठिन, बुरा या विपरीत। से यहां पे दिया गया है। संधि के दौरान हमने एक नियम पढ़ा था कि से यदि मूर्धन्य हो, तालव्य हो या दंत्य हो, उसका रूप बन जाता है। यहां हमने सिर्फ एक ही लिया है, लेकिन हम चाहें तो जैसे दुस्साहस शब्द लें तो दुस्साहस में यह है दुस्साध्य, दुस उपसर्ग, साध्य इसमें मूल शब्द। दुस्साहस में दुस उपसर्ग, साहस मूल शब्द। दुस्वप्न में ले, बुरे सपनों के अर्थ में आ रहा है। नि उपसर्ग के अर्थ को लें तो बड़ा और विशेष इसका अर्थ होता है। जैसे शब्द बनेंगे निगम, गम मूल शब्द है। निवास, वास इसमें मूल शब्द है। निपात, पात इसमें मूल शब्द है। निपुण, पुण इसमें निपुण इसमें मूल शब्द और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम लें अगले नंबर पर तो निरुपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बड़ा या विशेष। जैसे निर्वाचन, इसमें निरुपसर्ग है और वाचन मूल शब्द है। शब्द कैसे आए? निर्धन वाचन, निर्धन वाचन और शब्द बना निर्वाचन। जैसे निर्विरोध है, इसमें भी वही स्थिति है। निर इसमें मूल उपसर्ग और मूल शब्द इसमें विरोध। निरंजन को लें, निरुपसर्ग है और रंजन इसमें मूल शब्द है। निस उपसर्ग की बात करें, जिसका अर्थ भी होता है बड़ा या विशेष। जैसे इसमें हमने तीनों से लेने का प्रयास किया है। जैसे निश्चल, निश्चल, निस उपसर्ग और छल इसमें मूल शब्द। निष्कपट, निस उपसर्ग और कंटक इसमें मूल शब्द। ऐसी स्थिति आगे शब्द में दी गई है। परि उपसर्ग की बात करें, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, पास पास। परिक्रमा,
परिवार, परिकल्पना। इसी प्रकार हम और शब्द भी बना सकते हैं। आगे क्रम में ले प्रय उपसर्ग जिसके अर्थ होते हैं आगे, अधिक और विशिष्ट। शब्द इससे किस प्रकार के बनेंगे? प्रबंध, प्रगति, प्रमुख। इसी प्रकार के शब्द इसमें बनेंगे। आगे उपसर्ग की बात करें तो प्रति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विपरीत, प्रत्येक और शब्द कैसे बनेंगे? जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिरूप, प्रतिकार। इसी प्रकार के शब्द इसमें बनते जाएंगे। विउपसर्ग की बात करें जो कि अगले नंबर पर दे रखा है जिसका अर्थ होता है विशेष, भिन्न या अभाव। शब्द किस प्रकार के बनेंगे? विदेश, विज्ञान, विपक्ष, विरोध, विशेष, और भी हम बहुत से शब्द इससे बना सकते हैं। सम उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण या साथ। अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण या साथ। जैसे मान लीजिए संतोष, संगीत, समागम। शब्द पे यदि बात करें तो इसमें सम उपसर्ग है, तोष इसमें मूल शब्द है। सम धन तोष, संतोष। संगीत में है सम धन गीत, संगीत। इसी प्रकार सम धन आगम, समागम शब्द और बना सकते हैं। सम धन चार, संचार। सम धन देश, संदेश। संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था भी ये नियम, मैं का अनुस्वार में बदलना। फिर अगले उपसर्ग की बात करें सुउपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा, सरल या विशद। जैसे सुकर्म, अच्छे कर्म, सुअवसर, सुलभ, अच्छे आसानी से प्राप्त होने वाले। लभ इसमें मूल शब्द, सुउपसर्ग। इसी प्रकार अंतिम उपसर्ग की बात करें इसके अंतर्गत आता है स्व उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अपना या निजी। जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज। इस प्रकार से हम और शब्द बना सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा में जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग प्रचलित हैं वो कौन से हैं, उनसे किस प्रकार के शब्द बनते हैं, उन शब्दों के रूप हम आसानी से समझ सकते हैं। उपसर्गों का हमें ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि ये उपसर्ग किस श्रेणी का है, क्या ये उपसर्ग है भी या नहीं। कई बार हम बिना शब्द पर गौर किए कि वो उपसर्ग है ही नहीं और फिर भी हम शब्द में हमें दे दिया जाए कि शब्द में से उपसर्ग या प्रत्यय छांट करके लिखिए, उस शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या नहीं, ये हमें गौर करना है। ये गौर हम कब करेंगे? जब हमें पता होगा कि कौन से उपसर्ग प्रचलित हैं। उनके अलावा यदि और कोई दिया गया है तो जो उपसर्ग की श्रेणी में नहीं है हम कैसे कह देंगे कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये उपसर्गों की जो संख्या है, उपसर्गों के जो रूप हैं, ये हमें ध्यान में होना बहुत आवश्यक है। उपसर्गों से बनने वाले शब्द हम बना सकते हैं, 2 नहीं 4 बना सकते हैं और अलग शब्द भी बना सकते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कौन से उपसर्ग प्रचलित हैं। अब चर्चा करते हैं हम हिंदी के उपसर्गों की। हिंदी भाषा में हिंदी के कौन से उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग बहुतायत में होता है। देखते हैं। जैसे अ उपसर्ग दिया है जिसका अर्थ होता है नहीं। शब्द इससे किस प्रकार के बनेंगे? अकाज, अचेत, अटल। मूल शब्द की बात करें तो इसमें काज मूल शब्द है, इसमें चेत मूल शब्द है, इसमें टल, टलना धातु रूप में है, टल, अटल हो गया। इसी प्रकार अनुपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है बिना। शब्द इससे किस प्रकार के बनेंगे? अनपढ़, अनदेखा, अनबन। बड़ी आसानी से हम इसमें शब्द को और उपसर्ग को छांट सकते हैं। अध उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है आधा। स्पष्ट रूप से हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर सकते हैं। जैसे अधमरा, अध कचरा, अध पका। इसी प्रकार बाकी अन्य शब्द भी हम बना सकते हैं। उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है ऊंचा। जैसे मूल शब्द की बात करें जड़ना, खाड़ना, लांघना। उपसर्ग इनमें लगा हुआ है उपसर्ग। देखिए उजड़ना, उखाड़ना और उलांघना, ये सभी क्या है? उपसर्ग से युक्त शब्द। फिर लें उन उपसर्ग उ और न। इसका अर्थ होता है एक कम। अक्सर हम जब गणना करते हैं, गिनती पढ़ते हैं तो लिखते हैं जैसे 19, उन, धननीस, 29,
इसमें उन उपसर्ग और 30 मूल शब्द, 59 ये सभी क्या है, उन उपसर्ग से युक्त। और उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है बुरा, नीचे। हिंदी में जैसे मान लीजिए ये शब्द होता अवगुण होता, अब उपसर्ग होता। यदि ये तत्सम रूप में होता अब उपसर्ग होता, अवगुण होता। लेकिन यहां अगर ये अ उपसर्ग के साथ लगा है अवगुण, अवसर, वैसे ये सब तत्सम रूप में अवसर होता, लेकिन यहां अवसर, अवतार, अवतार जो संस्कृत में अब उपसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है, हिंदी में वही उपसर्ग अ के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे ये सभी शब्द आपके सामने हैं। फिर आगे उपसर्ग लेते हैं कै या कु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। जैसे कपूत, कै उपसर्ग है, पूत मूल शब्द है। कुढंग, ढंग मूल शब्द और कु उपसर्ग। कुठोर, इसी प्रकार हम और शब्द पढ़ सकते हैं। दु उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है कम या खराब। जैसे दुबला, बला मूल शब्द और दु इसमें उपसर्ग। दुकाल, काल इसमें मूल शब्द और दु इसमें उपसर्ग। दुराव, राव इसमें मूल शब्द और दु इसमें उपसर्ग। इसी प्रकार ले नी उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विपरीत। नी उपसर्ग हमने संस्कृत के उपसर्गों के अंतर्गत भी पढ़ा, लेकिन वहां तत्सम शब्दों के साथ में यदि नी उपसर्ग लगाए तो वो संस्कृत का उपसर्ग होगा। यदि तद्भव शब्दों के साथ नी उपसर्ग लगा है तो फिर वो शब्द, वो उपसर्ग किसका होगा, हिंदी का उपसर्ग। यहां पे ध्यान में यही रखना है कि यदि संस्कृत शब्द के साथ नी उपसर्ग लगा है, यानी तत्सम रूप में नी उपसर्ग लगा है तो संस्कृत उपसर्ग, और यदि तद्भव रूप में नी उपसर्ग लगा है तो वो हिंदी का उपसर्ग। जैसे निकम्मा, नी उपसर्ग और कम्मा इसमें मूल शब्द निकम्मा होता है जो काम दाम नहीं करता है। निहत्ता, बिल्कुल खाली हाथ। निडर, डर से रहित। इसी प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। फिर स या सु उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे सपूत, सुघड़, सुडौल, सुजान। इसी प्रकार हम स या सु से और शब्द बना सकते हैं। फिर लेते हैं बिन उपसर्ग, जो हिंदी के अंतर्गत ही चलता है, जिसका अर्थ होता है बिना या निषेध। जैसे बिन खाया, बिन माने, बिन बुलाया। जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं उनमें हम बिन शब्द को उपसर्ग के रूप में छांट सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हिंदी में प्रचलित बिन शब्द का प्रयोग हुआ है। भर उपसर्ग की बात करें, हिंदी में प्रचलित है। काफी शब्द हम रोजमर्रा में काम में लेते हैं। जैसे इसका अर्थ होता है पूरा, भरा हुआ। जैसे भरपेट, भरसक, भरपूर, भरकम। कई बार नहीं बोल देते हैं भारी भरकम, भारी तो है लेकिन उसको भरकम और ज्यादा उसको स्पष्ट करने के लिए, भरा हुआ, पूरा बताने के लिए ये शब्द हम काम में ले लेते हैं। ये उपसर्ग अक्सर हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक शब्दावली में हम अक्सर काम में लेते हैं। फिर देखिए चौ, मतलब होता है चार। चौरंगी, चौमुखा, चौखट। इसी प्रकार ती, जिसमें अर्थ होता है इसका तीन। जैसे तिराहा, तिकोना, तिरंगा। इसी प्रकार दू का मतलब दो, दुनाली, दुगना, दुरंगा। हम और शब्द बना सकते हैं। आगे हिंदी में उपसर्ग की बात करें तो पर उपसर्ग आता है जिसका अर्थ होता है दूसरा। ये पर उपसर्ग में दूसरा क्या है, जैसे परहित, परहित दूसरे के अर्थ में ही आ रहा है। पर उपसर्ग है, हित मूल शब्द है, दूसरे का भला। परदादी, परपोता, परदादा, परदेश। इस प्रकार हम बहुत से शब्द इसके बना सकते हैं और ऐसे शब्द हम अक्सर काम में भी लेते हैं। इसके बाद में हम बात करें सह उपसर्ग की, जिसका अर्थ होता है साथ में या सहित। जैसे सहित, सचेत, सजग, सहेली आदि। इसी प्रकार हम और शब्द भी बना सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जो प्रचलित प्रमुख उपसर्ग हैं वो कौन से हैं। हम बड़ी आसानी से उनको समझ सकते हैं, उनके उदाहरण लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषाओं की जो उपसर्ग हैं उनकी। विदेशी भाषाओं में कौन सी भाषाओं के शब्द लिए गए हैं, अरबी और फारसी के जो चलते हैं, यहाँ पर उन्हीं भाषाओं को हम ले रहे हैं। जैसे देखिए अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। शब्द इससे किस प्रकार के बनेंगे, अलविदा, अलबेला, अलहदा। इसी प्रकार के शब्द बनेंगे। दूसरा उपसर्ग लें, इसमें
ऐन जिसका अर्थ होता है ठीक, जैसे ऐन वक्त, ऐन मौका, ऐसे शब्द भी हम अक्सर काम में लेते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सी भाषाओं के शब्द हैं ये, कौन सी भाषाओं के उपसर्ग हैं, विदेशी भाषाओं से ग्रहित उपसर्ग। और कौन सा उपसर्ग है इसमें, ऐन उपसर्ग। तो ऐन शब्द यदि छांटना पड़े, ऐन वक्त में हम कहें कि उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए, तो हम तुरंत छांट सकते हैं कि ऐन इसमें उपसर्ग है और वक्त इसमें मूल शब्द है, ऐन इसमें मूल उपसर्ग है और मौका इसमें मूल शब्द है। इसी प्रकार कम लें, कम उपसर्ग है जो कि न्यून के अर्थ को व्यक्त करता है। कम अक्ल, अक्सर हम ये शब्द काम में लेते हैं। कम वक्त, अक्सर हम ये शब्द काम में लेते हैं। कम उम्र, इस प्रकार के हम शब्दों में से यदि उपसर्ग छांटें तो बड़ी आसानी से उनको अलग कर सकते हैं। खुश उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा। कैसे, क्या ये शब्द हम काम में नहीं लेते हैं? खुश किस्मत, खुश इसमें उपसर्ग हो गया और किस्मत इसमें मूल शब्द। खुशबू, खुश इसमें उपसर्ग और बू यानी गंध, अच्छी गंध हो तो खुशबू कह देते हैं, और बू का मतलब होता है गंध। और दुर यदि इसके साथ लगा दे तो दुर्गंध हो जाए। बदबू, बद उपसर्ग लगा दे और बू लगा दे, बदबू यानी बुरी जो गंध होती है वो। खुशहाल, खुश उपसर्ग और हाल इसमें मूल शब्द। इसी प्रकार हम लें गैर उपसर्ग को, जैसे मान लीजिए इसका अर्थ होता है रहित या भिन्न। गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर काम, इनमें से छांटे तो गैर शब्द अलग दिख रहा है और आगे जो बच रहा है इनका मूल शब्द है और हम अलग कर सकते हैं। और दूसरा शब्द यदि बनाना पड़े तो हम दूसरा शब्द भी बना सकते हैं। इसी प्रकार लें बै उपसर्ग जिसका अर्थ होता है साथ, लिए या पर, जैसे बदौलत, बदनाम, बखूबी। इस प्रकार से और शब्द बन सकते हैं और इनको अलग कर सकते हैं। बै इसमें देखिए उपसर्ग है, दौलत मूल शब्द, बै इसमें उपसर्ग है और ये शब्द यहाँ पे गलती से लिखा गया, इसको ना ले क्योंकि इसमें बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, गलती से लिखा गया, इसको ना माने। ये आगे दे रखा है बखूबी, बै इसमें उपसर्ग और खूबी इसमें मूल शब्द। तो यहाँ पर इस शब्द पर गौर करेंगे कि इस शब्द में बद उपसर्ग है जो गलती से लिखा गया। यहाँ पर देखिए बद जिसका अर्थ होता है बुरा, और ये शब्द यहाँ पर हमने काम में लिया भी है। बदनाम, बदचलन, बदहवास, इनमें सभी में बद उपसर्ग दिख रहा है और आगे मूल शब्द के साथ जुड़ करके ये एक नए अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। बर उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर। कैसे, जैसे बर्बाद, बर्दाश्त, बरकरार। बा उपसर्ग की बात करें अनुसार या साथ के अर्थ में ये अक्सर काम में लिया जाता है, जैसे बाकायदा, बाकायदा, बाइज्जत, बामुलाहजा। इस प्रकार के शब्दों में बा उपसर्ग। अब हमें ध्यान में तो सिर्फ ये रखना है कि विदेशी भाषाओं के कौन से उपसर्ग हैं जो हमारे हिंदी में प्रचलित हैं, तो हमें तो उपसर्गों के रूप पर ध्यान रखना है। शब्द तो हम इनसे जरूरी नहीं कि यही बनाएं, इन शब्दों के अलावा दूसरा शब्द भी अगर हमारे दिमाग में आ रहा है तो हम वो शब्द बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये जो लिखे हुए शब्द हैं इन्हीं शब्दों को काम में लें। आपके दिमाग में, आपकी समझ में यदि अन्य कोई शब्द आता है तो आप उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें ध्यान में रखना है उपसर्गों को कि ये उपसर्ग है या नहीं। अगर ये उपसर्ग है तो इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बन सकता है, ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए बिल उपसर्ग जिसका अर्थ होता है से, साथ में या लिए। जैसे बिल्कुल, बिलमुक्ता शब्द आपके लिए नया हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका अर्थ भी लिखा है। इकट्ठा करने के अर्थ में आता है बिल मुक्ता शब्द। यहाँ पर बिल इसमें उपसर्ग है और मुक्ता इसमें मूल शब्द है। जैसे बे उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है अभाव या रहित, जैसे बेखटके, बेचारा, बेहद, बेईमान। और हम इसको अलग अलग प्रकार से अलग कर सकते हैं। ला उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है बिना, जैसे हम अक्सर ये शब्द काम में लेते हैं ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो। ला उपसर्ग और इलाज इसमें मूल शब्द। लाचार, ला उपसर्ग, चार इसमें मूल शब्द। लापता, ला उपसर्ग, पता इसका मूल शब्द है। लापरवाह है, लावारिस। लाजमी,
इस प्रकार से हम और शब्द भी इनसे बना सकते हैं और अक्सर हम ऐसे शब्दों को काम में भी लेते हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हम इन्हीं शब्दों को काम में लें। आपके दिमाग में हो सकता है इनसे बेहतर शब्द आ रहे हों, आपकी समझ के हिसाब से यदि आपको उपयुक्त जो दिया गया उपसर्ग है उसके अनुरूप कोई शब्द सूझ रहा हो तो आप उस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उस शब्द में ये देख लेना है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग है, मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग है या नहीं। फिर देखिए आगे लेते हैं हम दर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है में। जैसे दर असल, असल इसमें मूल शब्द है, दरकार कार इसमें मूल शब्द है, मियान इसमें मूल शब्द है और दर उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है। अब इसमें और शब्द लगाएं, दर किनार, दरवाजा, दर उपसर्ग लगा है और शब्द बना सकते हैं। फिर लेते हैं ना उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बिना। जो अक्षर हम काम में लेते हैं बिना के अर्थ में, जैसे लायक शब्द है उपसर्ग लगा दिया ना, शब्द बन गया नालायक। पसंद शब्द है, इसमें ना उपसर्ग लगा दिया ना पसंद बना। चीज शब्द में ना उपसर्ग लगाया ना चीज बना। मुमकिन शब्द में ना उपसर्ग लगाया और शब्द बना नामुमकिन। इसी प्रकार हम और शब्द बना सकते हैं। आगे बात करते हैं सर उपसर्ग पर, जिसका अर्थ होता है अच्छा। अक्सर ये शब्द हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। सरकार, कार इसमें मूल शब्द है, सर उपसर्ग है। पंच इसमें मूल शब्द है, सर उपसर्ग है, सरपंच शब्द बना। दाल इसमें मूल शब्द है, सर इसमें उपसर्ग है, सरदार शब्द बना। इसी प्रकार हम ले हम, जिस उपसर्ग है ये हम उर्दू फारसी का, अरबी फारसी का, जिसका अर्थ होता है समान। तो इसमें देखिए शब्द कैसे बनेंगे, हम सफर, हमराज, हमराही, हम शक्ल। इस प्रकार के शब्द सभी किससे बनेंगे, हम उपसर्ग से। आगे बात करें हर उपसर्ग की बात करें, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। ये शब्द भी हम, इस उपसर्ग का प्रयोग भी हम औसतन करते हैं, जैसे हरदम, हर तरफ, हरगिज। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आराम से समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, यदि कोई शब्द दिया जाए और शब्द में से यदि आपको उपसर्ग और मूल शब्द छांटने के लिए कहा जाए तो अब आपके सामने उपसर्ग भी दिए गए हैं, आपके अध्ययन के लिए ये शब्द दिए गए हैं। आप इनको पहचान सकते हैं ध्यान में रख करके कि इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या नहीं, और बड़ी कुशलता से हम उस शब्द का सही परीक्षण कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हिंदी में प्रचलित जो प्रमुख प्रत्यय हैं उनका अध्ययन करेंगे। आशा है आपको जो बिंदु पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।